फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं प्रशांत भूषण का जो कंटेम्प्ट का केस चल रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। आपको मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी के दो ट्वीट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस लेता है और उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के बाद उनको गिल्टी होल्ड कर देता है। कल यानी 20 अगस्त को उसमें उनको सजा सुनानी थी, लेकिन सजा नहीं सुनाई गई। उनको फिर से वक्त दे दिया गया दोबारा सोचने का कि क्या आप माफी मांगते हो, हम आपको फिर से वक्त दे रहे हैं। तो आज इसी मसले पर आज की वीडियो में मैं बात करता हूं और देखते हैं कि ओवरऑल लीगल सिचुएशन क्या है, आज के दौर में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की एक्ट की रिलेवेंसी क्या है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रशांत भूषण के दो ट्वीट्स को लेकर के मामला चल रहा है। हालांकि एक मामला 2009 से भी चल रहा है, लेकिन ये जो गिल्टी होल्ड किए गए हैं ये इन दो ट्वीट्स के मामले में किए गए हैं। ये जो दो ट्वीट्स हैं, एक ट्वीट है लॉकडाउन के दौरान का, उसमें चीफ जस्टिस साहब जो ऐसे बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एक बाइक में नजर आ रहे हैं बिना हेलमेट बिना मास्क के, उनके आसपास लोग मास्क पहने खड़े हुए हैं। तो वो ट्वीट करते हैं प्रशांत भूषण जी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे समय में, जबकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, आपने अदालतें बंद कर रखी हैं, लोगों को जो उनका न्याय पाने का अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है, ऐसे समय में आप बिना हेलमेट और बिना मास्क के 50 लाख की बाइक पे, जो किसी बीजेपी के पुत्र के नाम से रजिस्टर्ड है, और बाइक की सवारी कर रहे हैं। दूसरा उनका ट्वीट था कि इतिहासकार इतिहास लिखते समय इस बात को देखेंगे कि जब बिना इमरजेंसी के भारत में किस तरीके से जनतंत्र को बर्बाद किया जा रहा था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी शामिल होगी, विशेष तौर पर पिछले 4 मुख्य न्यायमूर्तियों की। यह दो ट्वीट थे। हालांकि उनका जो लॉकडाउन वाला ट्वीट था, बाइक वाला, उसके कुछ पोर्शन के लिए उन्होंने माफी मांग ली। वो पोर्शन ये था कि बाइक खड़ी हुई थी, चल नहीं रही थी, और खड़ी हुई बाइक में हेलमेट लगाना जरूरी नहीं है। इसलिए प्रशांत भूषण जी ने कहा कि मैं अपने ट्वीट के उस हिस्से के लिए माफी मांगता हूं, बाकी जो मेरा पोर्शन है ट्वीट का, उस पर मैं स्टैंड कर रहा हूं, और उसके संबंध में जो मेरा स्टैंड है वो एटेज है, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं माफी नहीं मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे जी अपीयर हुई। उन्होंने बहुत सी दलीलें दी, दोनों तरफ से दलीलें दी गई। जजों की ओर से भी कहा गया, प्रशांत भूषण के एडवोकेट्स की ओर से भी कहा गया, बीच में राजीव धवन भी प्रशांत भूषण की ओर से आए, उन्होंने भी अपनी बात कही। जो मुख्य दलीलों का जो बात थी वो यह थी कि प्रशांत भूषण के जो ट्वीट थे वो न्यायालय की न्याय व्यवस्था को प्रभावित नहीं करते, वह न्यायाधीशों के व्यक्तिगत जिंदगी के आचरण को लेकर के थे, और किसी भी न्यायाधीश की स्वस्थ आलोचना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो कानून है उसके दायरे में नहीं आनी चाहिए। ये उनका मुख्य मकसद था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण के एडवोकेट्स की दलीलों से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी को गिल्टी होल्ड कर दिया, दोषी करार दे दिया, और कल यानी 20 अगस्त को सजा सुनानी थी, लेकिन सजा नहीं सुनाई। दोबारा सोचने का मौका दे दिया कि हम आपको फिर से वक्त देते हैं कि आप माफी मांग ले। हालांकि प्रशांत भूषण जी ने क्लियर कट कह दिया, मना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। यह मेरी एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरी मॉरल जिम्मेदारी थी, मेरे कर्तव्यों का एक हिस्सा था इस तरीके का ट्वीट। और यह ट्वीट साधारण रूप से किसी भी संस्था को उसको सुधारने की दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि किसी बैड इंटेंशन से, आलोचना की दृष्टि से। ये तमाम बातें आज हुई। अब दोस्तों, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो लॉ है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का लॉ सर्वप्रथम 1926 में एनेक्ट किया गया भारत के अंदर। 1952 में इसको फिर से एनेक्ट किया गया। फाइनली ये 1971 में एनेक्ट हुआ, जो आज तक चल रहा है। हालांकि इसमें 1-2 बार अमेंडमेंट हुए। 2006 में लास्ट अमेंडमेंट इसमें हुआ था, और कई बेहतर अमेंडमेंट इसमें किए गए। मुख्य रूप से जो कंटेम्प्ट होता है वो 2 तरीके का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये सेक्शन 2B और 2C में इसको डिफाइन किया गया है, हम उसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं।
इसमें जो सजा है वो सेक्शन 12 में इसकी सजा कही गई है। इसमें जो मैक्सिमम सजा है वो 6 मंथ की सजा और 2000 रुपीज फाइन या दोनों, ये सजा कही गई है और बहुत ज्यादा सजा नहीं है। सेक्शन 16 में इसके ये कहा गया है कि कंटेम्प्ट बाय जजेज एंड द मजिस्ट्रेट, जो जज और मजिस्ट्रेट अपनी कोर्ट में बैठे हैं तो वो भी अपने कार्य व्यवहार से कंटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो इसमें लीगल बात है। अब इसकी जो एक सबसे डीमेरिट्स है वो क्या है कि विक्टिम कौन है? विक्टिम भी एक न्यायाधीश है, जज है। कंप्लेनेंट कौन है? शिकायतकर्ता, शिकायतकर्ता भी एक न्यायाधीश है। प्रोसिक्यूशन पक्ष कौन है इसमें? अभियोजन पक्ष भी न्यायाधीश है, यानी न्यायालय है। और जज कौन है? जज भी वही न्यायाधीश है, न्यायालय है। तो जो न्याय का बेसिक प्रिंसिपल है, जो बुनियादी सिद्धांत है न्याय का, कि कोई तीसरा पक्ष जो जज होगा वो इन दो पक्षों की बातों को सुनेगा और फिर न्याय डिलीवर करेगा सबूतों और गवाहों की रोशनी में। यहां पर उसी व्यक्ति के द्वारा सजा, उसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत की जा रही है, वही व्यक्ति पीड़ित है और वही व्यक्ति सजा सुना रहा है। तो जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। इसीलिए हालांकि मैं वर्ड हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वर्ड हिस्ट्री मैं ब्रीफ में बता दूं कि वर्ड हिस्ट्री ये है कि दुनिया के तमाम देशों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल करना बहुत कम कर रहे हैं। हालांकि शुरू से बहुत कम कर रहे थे, अब ना के बराबर कर रहे हैं। तो आज के जो परिदृश्य में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की किसी तरीके से कोई जरूरत नहीं है, ये मैं समझता हूं। क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 90, हालांकि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन जब कभी कंपेयर किए जाएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच की और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की, तो जनतंत्र हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच को बड़ा मानेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ग्रेटर देन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि जनतंत्र में लोगों की जो बोलने की आजादी है उसको महत्व दिया जाना चाहिए। बोलने की आजादी बड़ी होती है, बातें, लोगों की राय हर तरीके से आनी चाहिए। अगर सच बात है तो आना बहुत जरूरी है, और अगर गलत बात है तो वो एक्सपोज होंगे। इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा देना चाहिए। अब दो तीन कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो बातें हैं, आपने देखा होगा पिछले वर्ष जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बनाए गए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ही काम करने वाली एक महिला जो उनके स्टाफ में काम करती थी, वो एक एलिगेशन लगाती है और सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेज लगाती है चीफ जस्टिस के खिलाफ, सिटिंग चीफ जस्टिस। उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इन हाउस कमेटी बनाई जाती है। इन हाउस कमेटी कहती है कि हमने जांच की, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, उस पूरे एलिगेशंस को थ्रोन आउट कर देती है, खत्म कर देती है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर उस महिला से कहा जाता है कि आप फिर से दोबारा पोस्ट ज्वाइन कर सकती हैं। अगर उस महिला ने गलत इल्जाम लगाया था तो उसके खिलाफ कार्रवाई की नहीं हुई। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस, जिसमें रंजन गोगोई साहब खुद थे, 4 सीनियर जजेस बाहर निकल के आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा जाता है कि एवरीथिंग इज नॉट राइट इन द सुप्रीम कोर्ट, समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग, कुछ गलत चल रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द केसेस है वो सही नहीं हो रहा है। तो इल्जाम लगाया किस पे? चीफ जस्टिस पे। अब आपके सामने ये 3 इल्जाम हैं। एक उस महिला का सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जजों के द्वारा चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरीके का इल्जाम कि कुछ गलत चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केसों का बंटवारा सही ढंग से नहीं हो रहा, सीधे सीधे आरोप है। और एक ये बात कि आपने लॉकडाउन में बंद कर रखा है, आप हेलमेट नहीं लगा, मास्क नहीं लगाए, ऐसे समय में लोगों का अधिकार जबकि मिलने चाहिए न्याय पाने को नहीं मिल रहे हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के योगदान को भी याद रखा जाएगा, और स्पेशली 4 जजों के। ये तीनों इल्जामों में से आप देखें कि विच एलिगेशन इज द मच मोर सीरियस एलिगेशन। तो निश्चित रूप से सेक्सुअल हैरेसमेंट और जो 4 जजों ने इल्जाम लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो ज्यादा सीरियस एलिगेशंस हैं। तो फिर उन 4 जजों के खिलाफ, उस महिला के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो ये बातें हैं जो कुछ समझ से परे हैं। साथियों, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो लॉ है वो पूरी तरीके से एक इस तरीके का लॉ है
कि जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट ही तो है जो अपनी बात कहता है, बाकी तो कोई, सबको डरा दिया जाता है। एडवोकेट स्वतंत्र रूप से अपना बात कहता है और जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है, उसी तरीके से बार भी इंडिपेंडेंट है। अगर एडवोकेट्स और तमाम इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा जजों को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, जजों का हेल्दी क्रिटिसिज्म अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आ जाएगा तो डेमोक्रेसी को खतरा हो जाएगा, जुडिशियरी की इंडिपेंडेंसी को खतरा हो जाएगा। किसी व्यक्ति की आलोचना करना और संस्था की आलोचना करना, दोनों में फर्क है। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण के बारे में कहना और संस्था की कार्य पद्धति के बारे में कहना, इन दोनों में भी फर्क है। तो यह थी दोस्तों आज की ये जो तमाम महत्वपूर्ण बातें जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में मुझे आपके सामने करनी थी, जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज बातें बताई वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। साथियों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट कर दें और बेल बटन को हिट करने के बाद उसके ऊपर जो ऑल लिखकर आता है उसको जरूर दबा दें, जिससे कि आपके पास अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट्स करके अपनी जानकारी अवश्य दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।